श्री संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के जो उनका संसद में उनका अभिभाषण हुआ उस पर सरकार के पक्ष में अपना विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी का यह अभिभाषण केवल बीते वर्ष की उपलब्धियां ही नहीं, उसका लेखा जोखा नहीं था, बल्कि यह विकसित भारत की 2047 की स्पष्ट, ठोस और आत्मविश्वास से भरा हुआ रूपरेखा भी इस अभिभाषण में था। खास करके उन्होंने जो अपने अभिभाषण की शुरुआत भारत की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक स्मृतियों से की, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर, बिरसा मुंडा जी, सरदार पटेल और भूपेन हजारिका जैसे महापुरुषों का स्मरण यह बताता है कि सरकार विकास के साथ विरासत को भी ध्यान में रखती है। मैं बिहार से आता हूँ, राम मंदिर बन गया, लेकिन सीता माता हम लोग के यहाँ जन्म हुई मिथिला में, लेकिन सीता माता का मंदिर नहीं बना था। अब सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा सीता माता का मंदिर भी और वहाँ पूरा एक डेवलपमेंट पर्यटन को दृष्टि में रख करके बनाया जा रहा है। एक चीज़, क्योंकि हम लोग पूर्वी राज्यों से आते हैं और हमेशा उस पर टिप्पणी होता है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में एक जो रिमार्केबल काम किया वो है कि जो 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, ये अपलॉड करने का मूवमेंट, दिस अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया by nothing than the 25 crore Indians that overcome poverty have become part of India's new middle class, which according to Prime Minister Modi is the India's most aspirational and energetic segment. The aspiration of this section of the population is spearheading to the growth of India's economy. Today, according to officials website of the European Union, at global level, strong growth in India is projected to partially offset the slowdown in trends growth in China. Poverty alleviation is becoming a reality. Income growth will have an even more positive aspect as India will lift nearly 25 million households out of poverty. Only about 6% of households will be categorized as destitute by 2031. From 15% today. Growth in income will transform India from a aspirers-led economy to a truly middle-class driven one, growing from 2.2 trillion in 2021 to 7.1 trillion in 2031, and consumer spending rising from $1.9 trillion to nearly $5.2 trillion. रिजर्व भी हम लोगों का जितना बड़ा है, जो इकोनॉमी का जो टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ जिसकी बात होती है, और जो ग्लोबल स्थिति है उसमें जो इकोनॉमी, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया और उसमें भी जो दिया कि 7% ग्रोथ इंडिया का प्रोजेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं गरीबी को भी एड्रेस करती है। पिछले दशक में जो सबसे बड़ा दूसरा काम जो मुझे लगा, जो राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में था, 4 करोड़ जो गरीबों के लिए पक्के घर बने। पिछले साल ही 32 लाख नए घर उनको दिए गए, और मुझे लगता है कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां से हम लोग आते हैं, बड़ा इसका बेनिफिट ज़मीन पर हुआ है लोगों को। प्रधानमंत्री जी जब विभिन्न कार्यक्रमों में जाते रहे बिहार में, जिनको वो पक्के घर मिले, वो मंच पर आकर के जब अपना चाबी लेकर के घर का जाते थे, तो जो एक चेहरे पे उनका एक संतोष का भाव मिलता था, तो वो एक बड़ा ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहा है। एक जो हम लोग देखते हैं, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन डीबीटी में हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, और बड़े स्केल पर लगभग 56 लाख अकाउंट, 56 लाख करोड़ अकाउंट खोला गया है पिछले जब से ये शुरू हुआ, और उसमें 50% से ज़्यादा महिलाओं का बैंक अकाउंट है। तो उनका भी एक मेजर इंक्लूजन हुआ है। हम लोग
अपने स्टेट में देख रहे हैं कि जितना पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं कोई प्रिविलेज नहीं है, सीधा मोबाइल में बटन दबाए और सीधा उनके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और ग्राउंड पे उसका जो ग्रामीण इकोनॉमी में जो स्पेंडिंग है अब दिखाई पड़ रहा है नीचे जब गांव में जाते हैं। इसी तरह 350 मिलियन टन से ज़्यादा खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है भारत में, और 100 मिलियन टन तो पिछले एक दशक में भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। राइस उत्पादन में जिसकी चर्चा हो रही थी, 150 मिलियन टन दुनिया का नंबर 1 कंट्री इंडिया हो गया है राइस के चावल के उत्पादन में। उसी तरह मछली के उत्पादन में भी 7% से ज़्यादा हो गया। ये सारा आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पार्ट था। और उसी तरह भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध का दूसरा सबसे बड़ा दूध का उत्पादन का ये हो गया है, और वैश्विक उत्पादन में ऑलमोस्ट 25% योगदान भारत का रहा है। एक सेक्टर जो है जो बहुत बड़ा चेंज जब इन पे दिखाई पड़ रहा है, वो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया। मोबाइल फ़ोन बनाने में अभी दुनिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा देश भारत हो गया। देश में जितना मोबाइल हम लोग यूज करते हैं उसमें 99% इस देश का बनाया हुआ मोबाइल है, और ये पिछले 10 साल की कहानी। ये कुछ चीज़ें जो मैं टच करना चाहता था इसको लेकर के, एक ग्रामीण सड़क में मैंने देखा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ऑल वेदर रोड के लिए जो वाजपेयी जी के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुआ था 2000 में, उसमें भी मेजर चेंज जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ चीज़ें राष्ट्रपति महोदया के बात में आई। मैं 2-3 बात और टच करना चाहता हूँ। यहाँ पर बात उठ रही थी कि बिहार कितना टैक्स देता है, कितना बिहार को पैसा मिलता है। अब बिहार जैसा प्रदेश हमारा झारखंड से अलग हो गया। जो भी इंडस्ट्री, जो भी मिनरल्स था, सब चला गया झारखंड में, और बिहार में केवल नेपाल से पानी आता है, वही स्थिति रह गई वहाँ पर। लेकिन पिछले 20 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चली, हम लोग लेगेसी क्या लेके आए थे, क्या स्थिति उस स्टेट की थी जब हम लोग स्टेट में आए थे। कोई उद्योगपति नहीं बचा था, लोग चर्चा नहीं करते, सब एक्सटॉर्शन करके सारे उद्योगपति स्टेट को छोड़ के भाग गए थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। लेकिन पिछले 20 साल में अभी चुनाव हुआ बिहार में, आज चुनाव में यहाँ के पत्रकार भी गए थे, पॉलिटिशियन भी गए थे, नेता लोग भी घूमे, और उन्होंने कहा कि जो बिहार का ग्रामीण सड़क है, देश में किसी भी राज्य से बेहतर आज के डेट में बिहार का ग्रामीण सड़क है, जब घूमने गए थे। और प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना थी पूर्वोदय, जो हमेशा निग्लेक्टेड रहा, पूर्वोदय वोट देता रहा लेकिन कभी सरकार बनाता रहा, लेकिन पूर्वी राज्यों पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री जी ने जब से ध्यान देना शुरू किया है, पिछले बजट में भी जो बिहार को सपोर्ट मिला और इस बजट में भी जो बिहार को सपोर्ट मिला है, बहुत दिन के बाद हम लोग बिहार में देख रहे हैं अब कि बिहार में 20 साल के बाद ये एक न्यूज़ भी है कि अब बिहार में इन्वेस्टर आ रहा है, उद्योग लग रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिहार में आ रहा है, चीज़ें ज़मीन पर बदल रही है। पिछली बार सरकार ने मदद किया, नेपाल से हम लोग बात नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मैटर है, भारत सरकार को ही बात करना होगा जो हाई डैम बनना है कोसी पर। लेकिन जो सरकार का सपोर्ट रहा भारत सरकार का, उससे अब फ्लड मिटिगेशन में काफ़ी मिनिमाइज चीज़ें हुई है वहाँ पर। एक विषय मैं और टच करना चाहता था, या हमारे बहुत सारे साथी एसआईआर पे बात कर रहे थे कि कहाँ वोट काट दिया गया। अब एसआईआर तो एक ही स्टेट में हुआ है, बिहार में हुआ है, और जगह तो प्रोसेस चल रहा है। बिहार में इतना बड़ा एक्सरसाइज एसआईआर का हुआ, बहुत सारे नेता जा करके एसआईआर के खिलाफ में वहां रोड शो कर रहे थे लोगों के बीच में।
पूरे बिहार में एसआईआर का एक्सरसाइज के बाद बिहार में चुनाव हुआ और बिहार में जो इलेक्शन हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन है। पूरे चुनाव में पूरा देश का पत्रकार वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही जगह चुनाव हो रहा था, बिहार में। लेकिन किसी पत्रकार को एक वोटर नहीं मिला जो वोटर कहा हो कि मेरा वोट काट दिया गया। एक बूथ नहीं मिला। कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। पूरा ये हाउस बंद रखा गया। पिछले सेशन में एक वोटर नहीं मिला जिस वोटर ने कहा हो कि मेरा वोट बूथ पर नहीं है, हम वोट नहीं दे पाए। पूरे चुनाव में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुआ। पूरे चुनाव में एक जगह वायलेंस नहीं हुआ। बिहार जैसे थिकली पॉपुलेटेड स्टेट में इतना बड़ा चुनाव के बाद और मैंडेट क्या मिला? कुछ उससे भी मैसेज लेना चाहिए। कितना बड़ा मैंडेट मिला इस सरकार को? 20 साल के बाद ये दिल्ली में जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी थोड़ा असेसमेंट करना चाहिए कि 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं था, इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिल गया? क्योंकि ट्रस्ट, फेथ वहां के लीडरशिप पर, और जो अभी हमारे थम्बी दुरई जी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, उसका एक बेनिफिट जो वहां स्टेट में मिला है। तो मैं इस बजट के, इस अभिभाषण के जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, और इतना जरूर अपेक्षा है जिस स्टेट से हम लोग आते हैं वो भी इस ग्रोथ इंजन का पार्ट बन रहा है। बिहार बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। आज विरासत की बात हो रही है तो पिछले हमारा इतना बड़ा लेगेसी, जब पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी था, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। अब तो पूरा का पूरा रिवाइव हो गया है, वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई है। पूरा हमारा, आपको कहीं और जाए कि नहीं जाए, लेकिन आपको गया जाना पड़ता है अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए। राजगीर हमारा इतना बड़ा सेटअप है, वो सारा जगह आज टूरिज्म का बड़ा हब बनने जा रहा है इसी सरकार के द्वारा। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जहां लोगों को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां क्रिएट हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो पूर्वोदय की परिकल्पना थी, चाहे वो बिहार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा जा रहा है। आज हल्दिया से रक्सौल हाईवे दिया गया, हम लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं, बंगाल में लैंड ही नहीं सरकार दे रही है। वो कहीं उसका काम ही नहीं शुरू हो पा रहा। आज वो 6 लेन रोड बन जाता। तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक थ्रस्ट है कि अगर 2047 तक देश विकसित होना है तो बिना पूर्वी राज्यों को मेन स्ट्रीम में जोड़े हुए नहीं होगा, वो अब विजिबल है, वो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। पूर्वी राज्यों का जो खास करके बिहार से हम लोग उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जमीन पर कि अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग बिहार के भी हैं, और जमीन पर हम लोग उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो मैं इस राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के समर्थन में अपने पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी।